जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी जो हमारा सेशन चल रहा है वो हमारा सार संग्रह बुक का चल रहा है और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है इंडियन ज्योग्राफी है और आज का पहला लेक्चर है। तो हमने पिछले दिनों बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर चुका है और हम जो ज्योग्राफी का लेकर चल रहे हैं ये इंडियन ज्योग्राफी है, ये एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे साथ बने रहें जिससे कि आप आगामी परीक्षाओं के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। ये हमारा बुक सार संग्रह। देर ना करते हुए बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं क्या यहाँ से जानकारी हमें मिलती है। देखिए डायरेक्टली पहला लाइन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आपको पता है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। देखिए आगे बढ़ते हैं। आप ये देख सकते हैं मैपिंग पे देख सकते हैं हमारा भारत का विश्लेषण दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, पूछा जाएगा कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? तो हम लोग उसको इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। उत्तरतम बिंदु जो कि है जिसको कि इंदिरा कॉल से नाम जानते हैं। बोलेगा यह कितने डिग्री चैनल पे यह स्थित है? यह इनका लास्ट जो होता है उत्तर बिंदु वो 37.6 डिग्री पर यह होती है, जो कि है अफगानिस्तान और पाकिस्तान वहाँ से कितनी होती है, दूरी कितनी है? 106 किलोमीटर दूरी है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है तो कन्याकुमारी स्थलीय भाग के। ठीक है। अगर भारत का सबसे सुदूर दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो कौन है? इंदिरा पॉइंट होगा। तथा ऊपर के बिंदु को हम लोग इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। इंदिरा कॉल जो हमारा वर्तमान भारत में नहीं है, पीओके एवं लद्दाख का हिस्सा है एवं जो कि होता है यह इंदिरा पॉइंट एवं इंदिरा कॉल। तथा कन्याकुमारी जो कि है केप केमोरिन के नाम से जाना जाता है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और यहाँ से क्या पूछता है कि डायरेक्टली पूछेगा कि भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है तो सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है तो वह कौन सा हमारा होगा? गोरमोता, जिसको गहीरमाथा के नाम से जाना जाता है, गोमती के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 68.6 डिग्री चैनल पर यह स्थित है। तथा जो कि सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, उसको हम लोग पूर्वोत्तर बिंदु जो कि किबुथु के नाम से उसको हम जानते हैं, जो कि यह 97.25 डिग्री चैनल पर बनाता है। यही हमारा संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल है। जिनकी बात करते हैं अगर पूरब से पश्चिम की अगर लंबाई बात करते हैं तो कितनी है? 2933। ठीक है, 2933। अगर बात करते हैं उत्तर से दक्षिण तो कितनी है? 3214। ठीक है, यही चीज़ें यहाँ से पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा। अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली पूछेगा कि भारत की तट रेखा की क्या लंबाई है तो 7516.6 किलोमीटर है, यानी गुजरात से लेकर यह अंकत पश्चिम बंगाल तक। चलिए इत्यादि चीज़ें हम यहाँ से देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ बात करते हैं कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ सेंटर भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? या कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। अगर आप जीके पढ़ते होंगे तो इनके बारे में आपको ट्रिक याद होगा। इनका ट्रिक सिंपली है मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, लेकिन वो सीक्वेंस में नहीं है ट्रिक। अगर सीक्वेंस में अगर हम याद करते हैं तो पहला राज्य हमारा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा एवं लास्ट हमारा मिजोरम है। ट्रिक लेकिन हम याद करते हैं मित्र पर गमछा झाड़। मित्र से म से मध्य प्रदेश हो गया, त्र से त्रिपुरा हो गया, मित्र प से पश्चिम बंगाल हो गया, पर र से राजस्थान हो गया, गमछा ग से गुजरात हो गया, छ से छत्तीसगढ़ हो गया, झ से झारखंड और र से राजस्थान हो गया। यही हमारा ट्रिक है। ट्रिक को आप लोग याद सकते हैं लेकिन सिक्वेंस भी याद करने का कोशिश करिएगा, क्योंकि मिलान करने का दे दिया गया आपको सिक्वेंस याद रहेगा तो भी आप मिलान कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांशों से विभाजित करता है? तो कौन सा? वह 23.5 डिग्री जो कि कर्क रेखा जो कि हमारे भारत के बीचों बीच गुजरती है, वही भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, भारत के सबसे पश्चिमतम बिंदु गोरमोता यानी गहीरमाथा या गोमती के नाम से जिसको जानते हैं, जो हमारा कहाँ पर स्थित है बताइए? यह गुजरात में है। तथा इसका पूर्वी बिंदु क्या है? किबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में इसको सूर्योदय एवं सूर्यास्त का बात करते हैं। ठीक है, जैसे होता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में अगर सूरज उगा है तो बताइए वहाँ पर गुजरात में कितने घंटे के बाद सूरज निकला हुआ दिखाई देगा? 2 घंटे के बाद निकला हुआ दिखाई देगा। अगर मान के चलिए गुजरात में अरुणाचल प्रदेश में सूरज डूब चुका है तो गुजरात में 2 घंटे के बाद दिखेगा कि सूरज डूब रहा है। ठीक है, इसमें 2 घंटे का अंतर होता है। डायरेक्टली इसको याद करिएगा। देखिए भारतीय मानक रेखा जो होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, मतलब तो इनका किस शहर से एक होकर गुजरती है? प्रयागराज से निकल के होकर गुजरती है। इत्यादि चीज़ें हम देख लिए। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। चलिए हम देख देते हैं और एक कुछ चीज़ें। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली याद रखिएगा। यहाँ से ये विविध में क्वेश्चन पूछता है, या तो अब सेक्शनल में अगर कैसा कुछ होगा तो ये कोई मतलब स्टैंडर्ड एग्जाम का ये क्वेश्चन नहीं है। ग्रुप डी या तो बिहार पुलिस जैसे में ये पूछ सकता है। आगे बात करते हैं।
भारतीय भूभाग, देखिए भारतीय भूभाग का बात करते हैं। भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम कितनी है, अभी हम बात कर लिए 2933, तथा उत्तर से दक्षिण कितनी है, 3214 किलोमीटर है, ये पूछता है, ठीक है। एवं स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो कितनी है, 7216 किलोमीटर, 0.6 किलोमीटर है हमारे मतलब समुद्र तट की सीमा। एवं समुद्र तट से पूछा जाएगा कि समुद्र तट से कितने राज्य लगते हैं हमारा, तो टोटल 9 राज्य है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व में कुल क्षेत्रफल का कितना भाग घेरता है, विश्व में कितना क्षेत्रफल है, 100% पूरे विश्व के क्षेत्रफल को लेते हैं, जिसमें कि भारत का 2.4% ही भारत पूरे विश्व का जगह लेता है, ठीक है। बात करते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। देखिए अक्षांशीय विस्तार क्या है, देखिए 8 डिग्री पॉइंट 4 डिग्री, ठीक है, 8.4 डिग्री चैनल एवं उत्तरी अक्षांश पे तथा उत्तरी अक्षांश पे तथा 37.6 जो कि होता है मेरा दक्षिणी स्थान पे, ठीक है। एक यहाँ पर गलती कर दिया, यहाँ पर दक्षिणी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देशांतर रेखाएं, इनको याद रखिएगा, ये चीज़ें को अंडरलाइन करिएगा और याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देशांतर रेखा जो कि होता है लॉन्गिट्यूड लाइन जो होता है क्या निर्धारित करता है, ये समय को निर्धारित करता है। देशांतर रेखा जो भी होते हैं हमारे उसको समय से निर्धारित करते हैं, ठीक है। देखिए भारतीय मानक रेखा भी हम बात किए हैं। भारतीय मानक रेखा ग्रीनविच मध्य समय जो होता है ग्रीनविच मिड टाइम जो होता है, कितने घंटे का अंतर होता है, मतलब 5.5 घंटे का अंतर होता है। देखिए अगर मान के चलिए कि भारत में जितने भी टाइम अगर बज रहे हैं तो 5.5 घंटे का विश्व में मतलब GMT ग्रीनविच लाइन। देखिए सेंट्रल अगर हम लोग देखते होंगे मोबाइल में क्या कोलकाता का पकड़ता है तो मुंबई का पकड़ता है GMT, ठीक है। दोनों में टाइमिंग अलग अलग होता है, थोड़ा का अंतर होता है, तो अधिकतम कितना का हो सकता है, तो वह 5.5 घंटे का। इसको याद करिएगा अंडरलाइन करके। आगे बढ़ते हैं। यदि भारतीय मानक यामोत्तर इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पर मध्य है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय कितना अपराह्न होगा। देखिए 2:30 इसको समझते हैं। बात करते हैं भारतीय यदि मानक रेखा पर 120 डिग्री पूर्वी देशांतर की ओर बढ़ते हैं तो वह 2.5 घंटा का, मतलब मान के चलिए हमारा भारत है, ठीक है, भारत है तो भारत यहाँ अगर बीच भारत से अगर इधर जाएंगे तो कितना होगा, 2.5 घंटा एवं 2.5 घंटा। अभी हम बात किए हैं 5.5 घंटा, तो उसी तरह 2.5 घंटा का अंतर होगा, ठीक है, बीच भारत से, ठीक है। आगे बात करते हैं भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु, अभी हम बात कर लिए इंदिरा पॉइंट तथा इंदिरा कॉल हमारा उत्तरी बिंदु है। तथा बात करते हैं कि भूमि तट की जगह तो हमारा कन्याकुमारी, ठीक है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित, ठीक है, स्थिर है, ठीक है, इसको अंडरलाइन करिएगा आप। इंदिरा पॉइंट यहाँ से मिलान करने जैसी पूछ जाती है, या तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। बिहार या झारखंड या तो जैसे कहिए यूपी पुलिस एग्जाम इत्यादि चीज़ों जो लेखपाल के में कई बार यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिल चुके हैं। अगर आप तैयारी कर रहे होंगे एक लंबे समय से तो बिल्कुल इस चीज़ों से आप अवगत होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। भारत का मात्र एक वह कौन ऐसा जिला है जिनकी सीमा 4 राज्यों से स्पर्श करती है। यह उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है जो कि यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तथा झारखंड राज्यों को स्पर्श करती है। कौन सा, सोनभद्र जिला। ये इंपॉर्टेंट पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंडरलाइन जहाँ पर इंपॉर्टेंट दी गई है उन्हीं चीज़ों को हम बिल्कुल पकड़ बनाएंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें बुक से ज़्यादा कुछ हम लोग को पढ़ना नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है उस चीज़ों को पढ़ना है और अपना टारगेट को फिक्स करना है, ठीक है। भारतीय मानक रेखा जो कि 82.82 डिग्री है जो कि ये 5 राज्यों से गुजरती है। देखिए इनको भी लाइन कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा इनको। ये जो कि 82.82 डिग्री है ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। ग्रीनविच लाइन मतलब भारतीय समय रेखा, मानक समय रेखा, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। इसको VVI कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा भारत का पूरा भौगोलिक चित्र है। मैपिंग अगर आप करते होंगे तो इसमें सभी राज्य दिए हैं, यूनियन टेरिटरी दिए हैं, तो इनके बारे में बिल्कुल आप अवगत होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देश का चतुर्थान एवं अंतिम बिंदु। देखिए देश के बारे में अभी बात की है, पूर्वोत्तर, पश्चिमतम एवं दक्षिणतम व उत्तरतम बिंदु कौन कौन सा है, एवं इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट एवं भारत का देखिए लगातार मतलब स्थलीय सीमा जो है, देखिए स्थलीय सीमा एवं भारत का जहाँ तक हक है वहाँ तक ही बात करते हैं। देखिए ठीक है, ये हमारा भारत हो गया, ठीक है, ठीक है, ये भारत हो गया। तो भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल यहाँ पर है एवं दक्षिणतम बिंदु जो कि इंदिरा पॉइंट है जो कि यहाँ अंडमान निकोबार, ग्रेट अंडमान निकोबार तथा
पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? पश्चिमतम बिंदु गुजरात में, जो गोरमोता या गुहारमोती के नाम से जाना जाता है, तथा पूर्वोत्तर बिंदु किबुथु है, ठीक है। एवं मुख्य भूमि का, जो कि भारत का मुख्य भूमि का अगर जो बात करते हैं 8.4 डिग्री चैनल पर दिखता है, वो कहाँ पर है? ये चेन्नई में है, ठीक है। चेन्नई फिर ये तमिलनाडु में है, जिसको कि कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। हम यहाँ से क्लियर हुई होगी। देखिए नीचे दिया गया हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणी का उत्तर से दक्षिणम क्रम कौन सा है? देखिए हिमालय, ये हमारा भारत है, भारत से पूछेंगे जाती है, ठीक है। भारत से प्राय पूछती है, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको डायरेक्टली मैपिंग से करते हैं। ये हमारा भारत है, ठीक है, ठीक है। सॉरी मैप हम गलत बना लिए, ठीक है, ठीक है। चलिए हमारा भारत है। यहाँ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल एवं शिवालिक, जिसको हम लोग धौलाधार के नाम से भी जानते हैं, ये हमारा भारत में विस्तारित ये हिमालय की श्रेणियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक रेखा के बारे में दी गई है। भारतीय मानक रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। इम्पोर्टेंट है। हमको लगता है कि मानक रेखा एवं कर्क रेखा अलग अलग जगह से गुजरेगी, जिसमें कि हमारा इन दोनों को आपस में कोई रेखा से लेन देना नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर यहाँ से डायरेक्टली पूछा जाएगा कि ये दोनों आपस में कहाँ पर काटती है, तो ये छत्तीसगढ़ में काटती है, ठीक है। आगे बात करते हैं भारत का मुख्य भूमि। भारत का मुख्य भूमि व तटीय लंबाई अभी हम बात किए हैं कितनी है? 108 किलोमीटर। जो समुद्र तट से किनारा जो लगता है, जितनी भूमि वो कितनी है लंबाई उनकी? 108 किलोमीटर, ठीक है। बात करते हैं आगे। म्यांमार जो है, म्यांमार जिनकी प्राचीन नाम बर्मा है, की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से बनाती है? म्यांमार जो कि भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से सर्वाधिक सीमा बनाती है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश किससे? म्यांमार से बनाती है, जो कि म्यांमार एक देश है, ठीक है। पॉपुलेशन की बात करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कैसा है? अभी 2026 के डाटा अनुसार पहला स्थान है। दूसरे स्थान पे चीन है। तीसरे स्थान पे बताइए कौन है? चलिए, असम की सीमा कुल कितने राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है? असम जो है हमारा स्टेट, टोटल भारत के 7 राज्यों से वह सीमा स्पर्श करती है, ठीक है। कौन? असम। कौन कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया। मतलब पूर्वोत्तर राज्य के सभी के साथ ये सीमा अपना सजा कर लेता है। कौन? असम, ठीक है। बात करते हैं रोस द्वीप या नील द्वीप। रोस द्वीप, नील द्वीप जो है, और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? मतलब इन सभी द्वीपों का नाम बदल के क्या कर दिया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप तथा स्वराज द्वीप, तीनों का नाम बदल कर दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है। देखिए भारत की जल संधि जो कि है पाक जलडमरू द्वारा ही श्रीलंका से अलग करती है, तथा यह किन किन दोनों को यह जोड़ती है? कौन कौन सी है? हिंद महासागर तथा यह बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ती है, ठीक है। बात करते हैं भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा बनाती है? वह त्रिपुरा, जो कि वह तीनों ओर से वह बांग्लादेश से वह सीमा बनाती है, 3 तरह का, ठीक है। आगे देखते हैं भारत का महत्वपूर्ण चैनल कौन कौन से हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 9 डिग्री चैनल जो है भारत का, 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के मध्य स्थित है, तथा 8 डिग्री चैनल है जो मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में है। कौन सा? 8 डिग्री चैनल। एवं ग्रेट या महान चैनल जो कि सुमात्रा और निकोबार को मध्य को अलग करती है। देखिए सुमात्रा द्वीप है और इंडोनेशिया भी एक दोनों द्वीप है, दोनों को ये अलग करती है। कौन सा? ग्रेट महान चैनल। आगे बढ़ते हैं। पाक स्टेट डमरू जो कि ये भारत और श्रीलंका को मध्य स्थित है, यह भारत और श्रीलंका को अलग करती है। कौन? पाक जल डमरू, जो कि पाक स्टेट के नाम से जानते हैं। तथा माहिम क्रीक निवेशिका जो के नाम से जानते हैं उसको, माहिम क्रीक को निवेशिका के नाम से जानते हैं। यह पतली सी निवेशिका है जो कि मुंबई में स्थित है, यह किसी को अलग या जोड़ती नहीं है, ठीक है। कच्छ की खाड़ी जो गुजरात में है, जो कि यह पश्चिमी गुजरात में स्थित है, तथा खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात तथा नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है। कौन सा? खंभात की खाड़ी। अंडरलाइन करिएगा इसको, ठीक है। ये जो बॉक्स में दी गई ये काफ़ी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करते रहिएगा हर चीज़ों को। जो चीज़ें आपको याद हो जाए उनको छोड़ देना है, और जो चीज़ें याद नहीं हो उनको कोशिश करिए कि बिल्कुल याद करें, ठीक है। लक्षद्वीप सागर जो है, लक्षद्वीप और मालाबार तट को यह अलग करती है, उन्हीं के मध्य में स्थित है। तथा मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? दक्षिणी पश्चिम तमिलनाडु के एवं श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी स्थित है। तथा बात करते हैं कोको स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो जलडमरू मध्य है। कौन? कोको स्टेट। इनकी बात करते हैं। कोको जो कि म्यांमार उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है, तथा डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। इत्यादि चीज़ें हम देख लिए। एवं 10 डिग्री चैनल काफ़ी BBI है, 10 डिग्री चैनल कई बार पूछी गई है, ये अंडमान और निकोबार के मध्य में स्थित है। इत्यादि चीज़ें हम देख लिए। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा क्या है?
आगे मेरा है विभिन्न देशों के साथ, देखिए विभिन्न देशों के साथ विभिन्न देशों के साथ सीमा की लंबाई एवं संबंध और राज्य का केंद्र शासित प्रदेशों के बीच क्या संबंध है। तो विभिन्न देखते हैं, जैसे देखते हैं देश है एवं उनकी देखिए सीमा की लंबाई दी गई है, देश है उनकी सीमा की लंबाई दी गई है तथा क्या दी गई है वह क्या मतलब उस सीमा को कौन लाइन के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच की अगर बात करते हैं तटीय सीमा की लंबाई या तो वह बॉर्डर कितने लंबाई तक बनाती है, वह 40,096.7 किलोमीटर वह लंबाई बनाती है बांग्लादेश भारत के साथ, जो कि रेड क्लिफ रेखा के नाम से वह बॉर्डर नाम जाना जाता है। तथा अगर बात करते हैं इनमें टोटल कितने 5 राज्य इसमें सीमा बनाते हैं किससे, बांग्लादेश से, जो कि पश्चिमी बंगाल है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा तथा असम है। याद करिएगा इन चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, चीन के साथ जो बनाती है सीमा वह कितने स्थलीय सीमा बनाती है, बॉर्डर जो कि है 3488 किलोमीटर बनाती है, जिनको कि इस बॉर्डर को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। इसमें भी 5 राज्य सीमा बनाती है, कौन कौन सा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश, ये सभी राज्य सीमा बनाती है। अगला कंट्री हमारा जो कि है पाकिस्तान अगर भारत के बीच में अगर बोलें तो बॉर्डर ये कितना दूरी तक बनाती है, तो 3323 किलोमीटर तक ये बॉर्डर बनाती है भारत पाकिस्तान के साथ, जिनका की रेखा की अगर बॉर्डर की नाम क्या है तो बॉर्डर का नाम है रेड क्लिफ रेखा। तथा यह 5 राज्य इनसे लगते हैं, तो कौन कौन से राज्य लगते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। डायरेक्टली यहाँ से पूछ लिया जाएगा, मिलान करने के लिए दे दिया जाएगा, या तो टिक करने के लिए जाएगा कि निम्न में से कौन कौन है, निम्न में से कौन नहीं है, या तो कितने हैं या संख्या है, एवं बॉर्डर पूछ लिया जाएगा तथा इनकी दूरियां भी पूछ ली जाती है। आजकल एग्जाम, सरकारी एग्जाम मतलब गवर्नमेंट एग्जाम, कम्पिटिटिव एग्जाम अपने आप में बहुत टफ पूछने लगा है। ठीक है, नेपाल के साथ जो सीमा बनाती है यह 1751 है। नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र संघ है, जिसके बीच की जो दूरी दी गई है इनका कोई दूरी का सीमा या कोई नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, अगर बात करते हैं तो उनको भी रेड क्लिफ भी बोला जाता है। ये पाँच राज्यों से सीमा बनाती है कौन, नेपाल हमारा। सबसे लंबी सीमा बनाती है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम तथा उत्तराखंड से सीमा बनाती है नेपाल भारत के साथ, जो कि 1751 किलोमीटर यह दूरी बनाती है। ठीक है, म्यांमार जो कि है इनकी दूरी भारत के साथ बॉर्डर कितने दूर तक बनाती है, 1643 किलोमीटर बनाती है। इनको भी रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। भारत के टोटल 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। देखिए ये चीज़ें जो डाटा दी गई इस बॉक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद करिएगा। ठीक है, इन चीज़ों को याद करने का कोशिश करिएगा। अगला स्टेट भूटान, जो कि 699 किलोमीटर व भारत के साथ सीमा बनाती है, जिसमें कि इनको भी रेड क्लिफ रेखा के अंदर खींची गई, जो कि ये पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम ये राज्य स्थित है, इनके बॉर्डर से सीमा बनाती है। एवं अगला स्टेट है अफगानिस्तान, यह 106 किलोमीटर बनाती है, जो कि डोरंड रेखा इनके बीच की लंबाई है। ठीक है, जो कि लद्दाख केवल एक राज्य, जो कि लद्दाख ही, देखिए यहाँ से मिस्टेक करिएगा कि लद्दाख यहाँ पे अगर पूछा कि भारत के साथ भारत का कौन राज्य है जो कि स्थलीय सीमा बनाती है, तो यहाँ से आप कंफ्यूज कर सकते हैं, वहाँ पे जम्मू कश्मीर भी मार सकते हैं, पंजाब भी मार सकते हैं, लेकिन एक ही राज्य बनाती है कौन, हमारा उत्तराखंड। जब हम बात करते हैं कुल, अगर भारत जो कि अन्य देशों के साथ जो सीमा बनाती है तो कुल की बात करते हैं तो 15,05,51,6 किलोमीटर मतलब ये सीमा बनाती है। इंपॉर्टेंट है। मैकमोहन रेखा एवं रेड क्लिफ रेखा क्या है, इनके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं और इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए मैकमोहन रेखा क्या है, मैकमोहन रेखा है अंग्रेज के शासन के दौरान भारत के व चीन के बीच उत्तरी पूर्वी यह रेखा सीमा रेखा जो कि 27 अप्रैल 1914 को खींची गई। डेट याद रखिएगा, ये सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा खींची गई। ठीक है, जो कि यह नाम कपड़ा एवं 1914 में हुए शिमला समझौता के दौरान यह दोनों देशों की बात स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, और यह भारत और पाकिस्तान के बीच खींच ली गई। तो हम रेड क्लिफ रेखा बात करते हैं। रेड क्लिफ रेखा जो है हमारा वो विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान के रेड क्लिफ रेखा खींची गई। ये बॉर्डर सीमा बनाती, जो कि इनके नाम किसके नाम पे पड़ा था, यह सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम पे, जो कि भारत पाकिस्तान पे बनाते हैं। देखिए काराकोरम श्रेणी उच्च श्रेणी का, देखिए बात करते हैं काराकोरम जो श्रेणी है को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है, मतलब सर्वाधिक लंबी एवं ऊंची है, जो कि पीठ के रीढ़ की हड्डी के समान दिखती है। कौन, काराकोरम पर्वत हिमालय की श्रेणी, जिनको कि एशिया के रीढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे हम देख लिए। अगला देखते हैं भारत की दृष्टि में या तो उनका स्थान अवस्थित क्या क्या है। तो ये करंट का स्टैटिक है, करंट का पोर्शन है, इसको यहाँ से पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है। थोड़ा अगर हम देख लेते हैं, थोड़ा सा जहाँ पर है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय पशु हाथी, राष्ट्रीय पशु बाघ एवं राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय पक्षी मोर। वैज्ञानिक नाम भी दे दिया गया, इनको हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे।
पावो क्रिस्टो से हम बात करते हैं राष्ट्रीय वृक्ष, इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगलनिस। ठीक है। हम बात करें राष्ट्रीय पुष्प कमल एवं राष्ट्रीय चिन्ह अशोक, ये भी है। ठीक है। राष्ट्रीय गान आपको पता है, ये चीज़ें सब पता है। ठीक है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी एवं राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, जो कि ये मुंडकोपनिषद से ली गई। तथा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गंगा एवं राष्ट्रीय जलीय जीव कौन, गंगेट डॉल्फिन, जिसको इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, याद करिएगा इनको, क्या है, ग्लोस्टिनस गंगोटिका के नाम से इसको जाना जाता है। ये चीज़ें हमारे क्लियर रहा। ठीक है। आज के लिए इतना, और अगला जो कि हमारा चैप्टर है तो देखते हैं आगे क्या है। हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं। अगला चैप्टर हमारा है जलवायु यानी क्लाइमेट। तो क्लाइमेट हमारे भारत के जलवायु कितने खंडों में बटा हुआ है और क्या क्या इम्पोर्टेंट है, और काफ़ी चीज़ें यहाँ से सीखने के लिए मिलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बात करता है किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। देखिए, कहीं पर अगर वर्षा हो रहा है या सुखाड़ पड़ रहा है या तो नहीं ही वर्षा पड़ रहा है, कोई भी चीज़ें हो रही है या तो बहुत हवाएं चल रही है, उनका क्या है कारण है, क्या है कारण है, आकांक्षीय अवस्थिति। अगर आगे हम बात करेंगे आकांक्षीय स्थिति क्या है और वायु दाब पेटियाँ क्या होता है, अभी इसके बारे में आगे हम चर्चा करते रहेंगे। बात करते हैं अगला, जलवायु नियंत्रण करने वाले कारकों से संबंधित शब्द कौन कौन से। जलवायु के नियंत्रण करने वाले कारकों के लिए एक शब्द है का प्रयोग किया जाता है, जलवायु को प्रभावित करती है, कौन सा, लैंडफॉर्म्स। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लैंडफॉर्म्स का क्या क्या है। ये तो ट्रिक हो गया, तो उनकी विशेषता, उनका प्रचलित नाम क्या है, वो तो ट्रिकली याद कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने माइंड से देखते हैं क्या है। अपने माइंड से अगर हम याद करेंगे तो क्या होगा कि वो हमें याद रहेगा, और ट्रिक वाली चीज़ें याद कम रहती है और ट्रिक में सारी चीज़ें कवर नहीं होती। अगर एक चीज़ आप मिस्टेक करते हैं तो सब चीज़ें मिस्टेक हो जाएगी। तो लैंडफॉर्म जो है हमारा पहला है कि अक्षांश है, लेटीट्यूड। दूसरा है हमारा ऊंचाई, समुद्र की निकटता तथा पवन की दिशा, पवन, समुद्री जलधारा है, वर्षा, पहाड़, मिट्टी। आपको तो ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि यही चीज़ें हमारे कारण हमारे पृथ्वी पर अनेक अनेक प्रकार के जलवायु देखे जाते हैं और विभिन्न प्रकार के मौसम घटनाएं होती थी। और मौसमी घटनाएं जो होती है हमारा केवल क्षोभ मंडल में होती है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवाह की समान दिशा क्या है, वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से तथा उत्तर पूर्वी मानसून। देखिए, भारत में जितने भी वर्षा होते हैं वो या तो दक्षिणी पश्चिमी हवा चलने के बाद होती है या तो उत्तर पूर्वा हवा चलने के बाद होती है। तो इसीलिए बात करते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून जो हमारा होता है, आप लोग देखते होंगे अगर दक्षिणी पश्चिम के कोना वाला हवा चलता है तो हमारे गर्मी के दिन में यहाँ पर बारिश होती है, नहीं तो पूर्वा वाला कोना, उत्तर पूर्व के कोना से हवा अगर चलती है तो वर्षा होती है और मौसम अच्छा होता है। ठीक है। अगला बात करते हैं, भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु का मतलब शीत ऋतु में किसके प्रभाव से प्राप्त होते हैं, क्यों वर्षा होती है, वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अगर पछुआ हवा चलेगी मतलब ये दक्षिणी भारत में, तो वहाँ पर वहाँ वर्षा होने के लिए संभावना अधिक होती है एवं यकीन राज्यों में होती है। तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ या तो कर्नाटक जैसे राज्यों में ये स्थिति देखी जाती है। आगे बात करते हैं, भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है। देखिए, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ इत्यादि। कभी कभी बिहार, झारखंड भी कभी देखा जाता है। ठीक है। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन दे दिया जाएगा और वो सभी स्टेट दी जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि केवल एक दो राज्यों में, ये सामान्यतः बोला जाता है कि तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल में होती है, लेकिन भारत के किन्हीं भी राज्यों में हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत में औसत सर्वाधिक वर्षा कितनी होती है। देखिए, इंपॉर्टेंट करिएगा इनको। ठीक है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है कि भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है, लगभग 125 सेंटीमीटर होती है। देखिए, 125 सेंटीमीटर अगर नाम सुने होंगे तो थोड़ा अजीब लगा होगा। देखिए, वर्षा की जो होती है रेनफॉल जो मापा जाता है वो रेनगेज के द्वारा मापा जाता है। तो उसी अनुसार विज्ञानों के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि किस क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है, तो इसी रेनगेज के द्वारा मापा जाता है। जो कि भारत में औसतन वर्षा होती है वो 125 सेंटीमीटर होती है। लेकिन भारत में सबसे कम वर्षा अगर पूछा जाएगा तो कहाँ पर होता है, राजस्थान में होता है। एवं पूछा जाएगा कि भारत दुनिया का कौन ऐसा मरुस्थल है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो थार मरुस्थल होगा, राजस्थान। एवं भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मानसीराम मेघालय तथा खासी पहाड़ियाँ काफ़ी वर्षा होती है, जो कि हमारा असम मेघालय में पड़ता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है, पश्चिमी घाट में तथा पूर्वी घाट हिमालय मेघालय में होती है। देखिए, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट तमिलनाडु और
केरल जैसे क्षेत्र जो है वहाँ पर 2 घाटें हैं, पर्वतें हैं, ठीक है। देखिए बात करते हैं, ये हमारा इंडिया आ गया, ठीक है। तो इस साइड जितना है केरल है, ठीक है, केरल राज्य है, और उन्हीं को बोला जाता है पूर्व पश्चिमी घाट, और ये तमिलनाडु जैसे पहाड़ियों की श्रेणी है उनको पूर्वी घाट बोला जाता है। और इन दोनों की सर्वोच्च ऊंचाई जो कि अनायमुडी जो कि केरल राज्य में कर्नाटक राज्य में पड़ती है। तो इसी में यही सबरीमाला है एवं महाबलेश्वरम एवं महेंद्रगिरी कहा जाता है। इन दोनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यहीं से मेरा पूछता है कि कहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो पूर्वी घाट पर्वतों साइड एवं पश्चिमी घाट पर्वतों साइड, क्योंकि मानसून चारों ओर से घिर जाता है। पहाड़ होने के बावजूद मानसून बाहर नहीं निकल पाती है और मानसून से घिर जाती है एवं वर्षाएं बार बार वर्षा होती है। मेघालय में भी गारो खासी जनती है, उत्तर में हिमालय इत्यादि पहाड़ें जो कि वह सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण बन जाती है। आगे बात करते हैं, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इनको। यहाँ सर्वाधिक दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण वर्षा होती है। यहाँ से मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछाएगा कि भारत में कौन से मानसून से सर्वाधिक वर्षा पूछी जाती है। क्वेश्चन दे देगा दक्षिणी पश्चिम, पूर्वी पश्चिमी, तो आप मिस्टेक करिएगा, इसको इंपॉर्टेंट करके याद करिएगा अंडरलाइन करके। आगे बात करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप व निम्न ताप पर हिंद महासागर से वायु जलवा आकर्षण मतलब ड्रॉ करते हैं, जिसके कारण प्रभावित दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है। अब इसके बारे में ही बात की है, एवं इनके बारे में हम चर्चा की है, ठीक है। देखिए व्यापारिक पवनें क्या होती है। व्यापारिक पवनें वो होती है जो भारत के अनेक क्षेत्रों में वर्षा कराती है एवं कहीं पे गर्मी अधिक या तो उपजाऊ भूमि बढ़ाती है, तो उसी को व्यापारिक पवनें कहती है, जो कि ट्रेड विंड्स के नाम पे जाना जाता है। व्यापारिक पवनें क्या है, आज किसी देश में अगर मान के चलिए अमेरिका में चलने वाली कुछ समय के बाद स्थानीय पवन ही होते हैं, कौन, व्यापारिक पवन, और कुछ समय के बाद वो अपना मार्ग प्रदर्शन करते हैं, मार्ग बदलते हैं और वहाँ से निकल के कहीं अन्य क्षेत्रों में जाकर वो वर्षा कराते हैं एवं वहाँ की पैदावार में काफ़ी बढ़ोतरी करती है, जिनको कि हम लोग व्यापारिक पवनें बोलते हैं, ट्रेड विंड के नाम से जानते हैं। तो समझते हैं व्यापारिक पवनें क्या है। देखिए व्यापारिक पवनें 0 डिग्री से 30 डिग्री के उत्तरी दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवन है। देखिए ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब में दिया गया है, बीच में इक्वेटर दिया गया है, उसके बाद 30 डिग्री 60 डिग्री 50 डिग्री, तो 40 डिग्री पे जो बहने वाली पवनें है भयंकर चालीसा 50 डिग्री चैनल पे जो हवाएं बहेगी उसको गरजता चालीसा बोलेंगे, भयंकर 50 बोलेंगे, और जो 60 डिग्री चैनल पे जो हवाएं चलेगी उसको हम लोग चीखता साठा के नाम से जाना जाता है, जो कि काफ़ी सुनामी का सामना करना पड़ता है। ये कभी कभी चीखता साठा 10 साल 15 साल में कभी कभी एक बार देखी जाती है, जिससे क्या होता है भारत एवं अन्य देशों को काफ़ी नुकसान देखने के लिए मिलता है। एवं मानसूनी वर्षा अगर बोलेगा तो 30 से 40 डिग्री वाली पवनें चलने वाली, जो कि 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से चलती है, जो कि ये इसी को हम लोग ट्रेड विंड यानी व्यापारिक पवनें कहते हैं। तो अगला बढ़ते हैं, चलिए व्यापारिक पवनें 0 से लेकर 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहती है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इनको, वाली बनाते हैं। ये पवनें उपोष्ण उच्च जलवायु एवं कटिबंधीय 35 डिग्री नॉर्थ साउथ के दिशा में, अभी बात की है दक्षिणी पश्चिमी, ठीक है। बात करते हैं विश्वतीय निम्न कटिबंधों में 0 डिग्री चैनल से 5 डिग्री नॉर्थ साउथ से और बहती है, ठीक है। यहाँ से जो बहती है इनका हम वायु दाब पेटी पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे खाली चैप्टर मिलता है तो वायु दाब पेटी बिल्कुल बताते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को अंडरलाइन करते जाइएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर व्यापारिक पवनें नाम से जाना जाता है, ठीक है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में इसे दक्षिणी पूर्व व्यापारिक पवनें नाम से जाना जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले स्थानीय पवनों को क्या कहा जाता है, वह काल बैसाखी तथा चाय वर्षा असम में उसे बोला जाता है। पूरे भारत में उसको लू बोला जाता है, अमेरिका में उसको चिनूक बोला जाता है, ब्रिटेन में उसको हरमट्टन बोला जाता है, ठीक है। इत्यादि चीज़ें स्थानीय पवनें जो कि हम लोग गर्म हवाएं को बोलते हैं, जो गर्मी की ऋतु में चलती है, ठीक है। भारत में सबसे कम, देखिए अंडरलाइन को करिएगा, जो चीज़ें हम इंपॉर्टेंट कर दे रहे हैं उनको याद करने का कोशिश करिएगा, ठीक है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, भारत में अगर पूछा कि सबसे कम वर्षा वाला स्थान, तो लेह कहाँ पर, लद्दाख में है। क्यों है, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत कम है, मतलब क्या है, उमस कम है, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी उमस बनती है, कुहारें बनते हैं, तो वो तुरंत बर्फ हो जाती है। गर्मी कम बनने के कारण वहाँ पर वर्षा कम होती है। कौन सा स्थान है हमारा भारत का, लेह, जो लद्दाख के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। कोपेनहेगन एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनके अनुसार उन्होंने जलवायु परिवर्तन के बारे में नियम दिए हैं, और वही बात करते हैं कि भारत में किन क्षेत्रों में किस प्रकार के जलवायु दिखे जाते हैं, और उन्होंने अपने बारे में विशेष चीज़ें भी दी गई है।
तो इनके बात करते हैं। कोपेनहेगन ने वर्ष 1918 में विश्व जलवायु कितने वर्गों में बांटा? वह 5 वर्गों में बांटा। 5 वर्गों में कभी पूछने के चांस नहीं बनता है, लेकिन किसने खोजा है? तो कोपेनहेगन के द्वारा खोजा गया था जलवायु, एवं नामकरण भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। एवं बात करते कब खोजा गया था? 1918 में, अपने आप में इम्पोर्टेंट है। जलवायु निर्धारण के आधार कौन कौन से हैं? अभी हमको पता है कि जलवायु भारत में अगर टेम्परेचर घटता है बढ़ता है तो देखते होंगे हम लोग क्या कहते हैं, पिछले साल कम वर्षा हुई या पिछले साल अधिक गर्मी पड़ी या पिछले साल कम ठंडी पड़ी। यही सारी चीज़ें हैं जो कि जलवायु परिवर्तन के हमारे मुख्य 3 कारक हैं। कौन कौन से हैं? पहला है वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, मतलब कोई वर्ष का कितना तापमान होता है या किस महीना में कितना तापमान होता है, जो कि मानसून डिपेंड करता है कि क्या होने वाला है आगे, हम लोग ये अनुमान लगाते हैं, बात करते हैं। और ये कोपेन ने भी अनुमान लगाया था। एवं वार्षिक एवं मासिक वर्षा के बारे में बात किया। एवं वनस्पति, कहाँ की वनस्पति कैसी है? अगर कहीं की वनस्पति अल्पायुक्त है, जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्र में अल्पायुक्त वनस्पति पाई जाती है, उसमें पत्तियां नहीं होती है, पत्तियों की जगह उसमें कांटेदार रंध्र होते हैं और वह स्तंभ मूलाकार वो पेड़ होते हैं। जहाँ पर वहाँ की जो कि कटिबंधीय या तो कहिए कि वन के कारण भी जलवायु कम देखी जाती है, वर्षा कम देखी जाती है। जहाँ पे अधिक बड़े बड़े पत्ते वाले पेड़ पौधे दिखेंगे, जिनको हम लोग पर्णपाती वन बोलते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, अत्यधिक वर्षा कराने की स्थिति बनती है। तो आगे बढ़ते हैं। कोपेन की योजना के अनुसार 5 प्रकार की जलवायु बांटी गई है। तो जलवायु के प्रकार एवं संकेत, अगर पूरे भारत में बिहार झारखंड में देखिए, यहाँ से हम लोग बिहार, अगर बिहार पुलिस बिहार दरोगा का कर रहे हैं तो यहाँ से पूछा जाएगा बिहार की कैसी, बिहार एवं झारखंड की कैसी जलवायु है, तो CWG है। एवं बात करते हैं बिहार की दक्षिणी भारत की मतलब दक्षिणी बिहार की, मतलब गंगा के दक्षिणी मैदान की जलवायु कैसी है, तो AWG है। CWG और AWG याद को रखना, यही तीनों दो चीज़ों को। तो कोपेन ने 5 सिद्धांत जो दिए हैं उनके बारे में एक बार हम देख लेते हैं, और जहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा उन चीज़ों को अंडरलाइन कराएंगे और करेंगे, आप बिल्कुल याद करेंगे उस चीज़ों को। देखिए AMW जो जलवायु है वो कैसी जलवायु है? AMW जो जलवायु है लघु शुष्क, मतलब काफ़ी सूखी हवाएं वाली जलवायु है, जो मानसूनी जलवायु है, ठीक है। काफ़ी सूखा हवाएं चलने वाली है, एवं सूखाई हवाएं जो कि यह कारण जो कि होता है, जो गोवा के दक्षिणी तट में पश्चिमी तट पर चलती है काफ़ी शुष्क हवाएं, जिसके कारण जलवायु होती है अधिक। जिसके कारण अगर जलवायु शुष्क होगी, सूखी हवाएं चलेगी, तो जलवायु वह ग्रहित करेगी और वह वर्षा सोखेगी, वह वाइब्रेशन मतलब वायुमंडल में चलने वाली जो भी मतलब कहिए इसको वाष्पोत्सर्जन जो होती है, पानी की गैस है, उसको सोखती है वो, और स्थानीय वर्षा जाके करा देती है। यही हमारा AMW जो कि है किन क्षेत्रों में होता है? गोवा, दक्षिणी भारत एवं पश्चिमी तट पे। पश्चिमी तट अभी हम बात किए, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट जैसे पहाड़ियों का श्रेणी है केरल एवं कर्नाटक जैसे राज्यों में, ठीक है। AS कैसी जलवायु है? ये शुष्क एवं शुष्क ग्रीष्म ऋतु है, ठीक है। गर्मी के समय में खूब सूखी हवा चलने वाली AS जो कि जलवायु है, जो कि तमिलनाडु कोरोमंडल तट पर यह चलती है, और यह वर्षा कम कराती है, कभी कराती है बिल्कुल, कभी नहीं कराती है, लू जैसी पवनें देखी जाती है। AW जलवायु कैसी है? देखिए कोई भी है तो उसमें G लगा दीजिए, ASG AWG देखिए किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। देखिए AWG देखिए तो उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। देखिए भारत में कुछ क्षेत्रों में जो कि कर्क रेखा जैसे जिन क्षेत्रों से गुजरी है, तो उन सभी क्षेत्रों में सवाना जैसे वनस्पति देखे जाते हैं। देखिए सवाना जंगल कौन है? ताड़ वृक्ष, खजूर के वृक्ष एवं बबूल, सागौन, ये सब जो वृक्ष हैं उसी को ही बोले जाते हैं क्या? सवाना वन बोलते हैं, ठीक है। सवाना घास का मैदान भी बोलते हैं उसी को। तो वही सभी चीज़ें, बांस हो गए इत्यादि चीज़ें, जो कि भारत में AWG जो है वह किन क्षेत्रों में कैसी जलवायु, कहाँ की ऐसी जलवायु है? तो कर्क रेखा के दक्षिणी में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग, प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग क्या हो गया? उसमें थोड़ा हमारा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं गुजरात जैसी राजस्थान के थोड़े हिस्से जो देखी जाती है, ये सभी है प्रायद्वीपीय का पठार का भाग, एवं कर्नाटक जैसे राज्यों में भी देखे जाते हैं। ये हमारा हो गया AWG की जलवायु। एवं BSHWG बात करते हैं, तो यह कैसी जलवायु है? अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु है, ठीक है। स्टेपी जलवायु है। स्टेपी जलवायु की बात करते हैं तो कैसी जलवायु है? ठंडी जलवायु है। स्टेपी घास का मैदान अगर पूछा जाए तो कहाँ पर ये हमारा रूस जैसे क्षेत्रों में, यूक्रेन जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी ठंडी जलवायु होती है, जो कि गेहूँ उपजाऊ के लिए ये ठंडी जलवायु काफ़ी कारागार होती है। तो BSHWG
कैसी जलवायु है ये? अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु है, जो कि बात करते हैं उत्तर पश्चिमी गुजरात के पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के क्षेत्रों में चलती है, जिसके कारण पंजाब में गेहूं की पैदावार भी अधिक होती है एवं राजस्थान जैसे इलाकों में भी पैदावार अधिक होती है। गुजरात में भी खेती का एक बहुत बड़ा जरिया बनता है। कौन सा? स्टेपी जलवायु। रिलेट कर सकते हैं, एक बार आप याद करने का, ठीक है। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, देखिए तो मरुस्थल में चलेगी और काफ़ी गर्म हवने होगी, पवने होगी। तो ये कैसी जलवायु है? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, जो कि है ये BWHWG के जलवायु के नाम से जानते हैं एवं यह राजस्थान के सबसे पश्चिमी भाग में चलती है और राजस्थान के जो पश्चिमी भाग में है वहाँ पर ही थर मरुस्थल देखे जाते हैं और पाकिस्तान जैसे इलाकों में भी कम वर्षा कराती है, इन्हीं के कारण BWGHWG के कारण, ठीक है। शीत ऋतु में चलने वाली जो है CWG, ठीक है, CWG की भी हम बात की। CW जलवायु कैसी है? ये गंगा मैदान, अभी हम बात कर रहे थे गंगा मैदान के बारे में, ठीक है। गंगा मैदान पूर्वी राजस्थान तथा उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकांश प्रदेशों में शुष्क शीत ऋतु की जलवायु के कारण यहाँ पर वहाँ के मौसम में परिवर्तन देखे जाते हैं एवं क्लाइमेट में परिवर्तन देखे जाते हैं। कैसी शुष्क ऋतु? यह भारत के कौन कौन क्षेत्रों में? गंगा मैदान, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश एवं उत्तर भारत का अधिकांश प्रदेश, ये चीज़ें देखी जाती है। लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र जलवायु, देखिए लघु ग्रीष्म मतलब काफ़ी गर्मी के समय में, मतलब आर्द्र युक्त भूमि अगर चलेगी तो उसको हम लोग TFCG के नाम से जानते हैं। तो ये हवाएं कहाँ पर चलती है? ये अरुणाचल प्रदेश में चलेगी और सिक्किम, असम राज्यों में चलेगी एवं यह वर्षा का बहुत अधिक कारण बनता है, मतलब ह्यूमस बढ़ाता है मिट्टियों में और वायुमंडल में भी यह काफ़ी गर्म एवं ह्यूमस बढ़ाती है, जो कि कभी भी क्षण भर में वर्षा होने का एक मुख्य कारण है DFC के कारण। अब बात करते हैं जी के कारण, अब बात करते हैं ध्रुवीय तुल्य की जलवायु। देखिए ध्रुवीय तुल्य जलवायु जो होती है वह जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में देखी जाती है एवं टुंड्रा एवं तुल्य। देखिए भारत में दो प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, एक टुंड्रा और एक टैगा। टैगा वैसा मतलब क्षेत्र है जहाँ पर ठंडे वन वृक्ष, मतलब ठंडे प्रदेश हैं और वहाँ पर कौनधारी वन पाए जाते हैं, उनको टुंड्रा वन कहते हैं। जैसे कि ये कि कौनधारी वन कहाँ पे पाए जाते हैं? जहाँ पर बर्फ की अधिक मात्रा होती है, तो जहाँ पर ठंड अधिक पड़ती है तो वहाँ पर कौनधारी वन देखे लिए जाते हैं। एवं टैगा की बात करते हैं तो वहाँ पर कैसी फैले हुए वन पाए जाते हैं, जैसे कि आम का वृक्ष हो गया, पीपल, बरगद का, तो यह टैगा प्रदेश हो गया, ठीक है। एवं टुंड्रा में क्या होगा? कौनधारी वन एवं पतले लंबे ऊंचे ऊंचे वन पाए जाएंगे। तो कहाँ पर ये ETG के नाम से जानता है? उत्तराखंड एवं पर्वतीय क्षेत्रों में ये जलवायु देखी जाती है, ETG जलवायु, ठीक है। इत्यादि कोपेन के 5 सिद्धांत दिए थे और उम्मीद है आपको हम जहाँ से जो चीज़ें याद कराएं तो बिल्कुल आप उनको चीज़ों को याद किए होंगे। तो आपको कन्फ्यूजन होता है तो एक बार फिर से रिपीट करिएगा, बहुत ही डीपली है एवं सार संग्रह जो बुक है हमारा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं, अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसार क्षेत्र की बात करते हैं, ITCZ के बारे में। तो सीखते हैं यहाँ से मेरा क्या, और जो चीज़ें हैं उनको हम लोग याद करेंगे, ठीक है। अभी देखिए निम्न वायुदाब के बारे में पट्टी बात करते हैं, ठीक है, वायुदाब के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो पृथ्वी के चारों ओर समांतर विषुवतीय रेखा के ऊपर चारों स्थिति में वस्तुतः दोलायन करती है, जो कि EW, ठीक है, व्यापारी पवन। देखिए यहाँ से आपको समझ नहीं आएगा, हम लेते हैं यहाँ से ब्लैंक में और इस पर हम आपको चर्चा करते हैं। देखिए वीडियो बने रहिएगा हमारे साथ। ये हमारा है भूगोल, सॉरी बोलते हैं ग्लोब बनाते हैं हम। देखिए ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। यहाँ से जो हमारा है वो है हमारा इक्वेटर, ठीक है। दूसरा पहले ले लेते हैं, ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा इक्वेटर है, ठीक। इक्वेटर है 0 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इनको करना क्या है, यहाँ से लाइनें जो की है विषुवत रेखा है, ये सब जो है, ठीक है। इनको आप देखते होंगे ग्लोब में इस प्रकार के दिए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब पूछा जाएगा, देखिए यहाँ से एक चीज़ समझना है कि किन क्षेत्रों में कैसी हवाएं चलती है, तो इन्हीं चीज़ों को रिलेट करिएगा। देखिए ये इक्वेटर है, इक्वेटर में ऐसे एरो लगाइए और इधर से एरो लगाइए, ठीक है। तो देखिए दक्षिणी, जैसे दक्षिणी विषुवत रेखा, जैसे हमारा भारत कहाँ पर है, भारत कहाँ पर है, तो भारत में कैसी जलवायु अधिकतर देखी जाती है? 2 प्रकार की पवनें देखी जाएगी, कौन कौन सी? तो यहाँ पर
पश्चिमी एवं उत्तरी जलवायु एवं दक्षिणी पूर्वी जलवायु देखी जाती है। ठीक है, हम बात करते हैं इसमें कैसी होती है हवाएं। ऐसी होती है एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक एवं एंटी क्लॉक। ठीक है, देखिए क्लॉक, एंटी क्लॉक, इसी प्रकार की हमारे भारत में जो पूरे ग्लोब पे ये जलवायु देखी जाती है। इसी से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कोई भी राज्य या कोई भी देश कहाँ पर है, तो आप उन चीज़ों को देख के और समझ सकते हैं कि किन क्षेत्रों की हम लोग बात किए हैं और कहाँ पर जलवायु कैसी है, तो उन्हीं क्षेत्रों को देख लेके याद करिएगा। ठीक है, यही है हमारा कोपेनहेगन के जो कि सिद्धांत के अनुसार उन्होंने जलवायु के बारे में बताता है एवं किन क्षेत्रों में कैसी पवनें देखी जाती है। तो ये क्लियर हुआ होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए उन्हीं के बारे में दी गई कि भारत में कौन से क्षेत्रों में कैसी हवाएं। देखिए जितने भी हवाएं चल रही, इधर से चल रही, इधर से चल रही, देखिए इधर इधर, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होने का क्या कारण है? या तो वहाँ की गर्त है, या तो कि तो वहाँ पे पर्वत हैं जिसके कारण ऐसी देखी जाती है। तो इत्यादि चीज़ें, यही चीज़ रहा है। और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉफ़ी एवं वर्षा बताइए। देखिए अगला लाइन है हमारा, कॉफ़ी वर्षा तथा चेरी ब्लॉसम। देखिए कॉफ़ी वर्षा जो होती है कहाँ पर होती है? कर्नाटक एवं केरल जैसे राज्यों में देखी जाती है कॉफ़ी वर्षा, जो कि इसको हम लोग बंगाल में इसको काल वैसाखी के नाम से जानते हैं। तथा चिनूक अमेरिका में एवं हरमट्टन जैसे इत्यादि चीज़ें इनको स्थानीय पवनों के नाम से जानते हैं, जो कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनें हैं। कॉफ़ी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही पूर्व मानसून का बौछार कर्नाटक में हो जाती है। ठीक है, बोला जाता है। जैसे देखिए इनको समझिए, जैसे कि कॉफ़ी ब्लॉसम में या ग्रीष्म ऋतु जो वर्षा होती है, जैसे गर्म हवाएं चलने जब बंद होती है गर्मी ऋतु में, तब क्या होती है? वहाँ पर वर्षा देखी जाती है। आगे बढ़ते हैं। आम्र वर्षा क्या है? इंपॉर्टेंट करिएगा। आम्र वर्षा व्हाट इज दिस? मैंगो फॉल, मैंगो शॉवर क्या है? किस राज्य से संबंधित है? यह केरल एवं केरल तटीय राज्य से संबंधित है, जो कि आम की फसलों के लिए काफ़ी पैदावार ये देखे जाते हैं। अगला बात करते हैं भारत में दक्षिणी पश्चिमी की क्षेत्र की बात करते हैं। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र का मानसून सामान्यतः कब से कब तक होता है? वह जून से लेकर सितंबर तक होता है। तथा भारत का मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो वह केरल में, आपको पता ही है कब होता है, 5 जून तक हो जाती है। ठीक है, 5 जून तक हो जाती है। एवं बिहार में 10 से 15 जून के बीच में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश इत्यादि क्षेत्रों में देखे जाते हैं। आगे बात करते हैं भारत में नॉर्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? ठीक है, नॉर्वेस्टर एक स्थानीय पवन है एवं छोटा नागपुर के पठार पर यह देखी जाती है। नॉर्वेस्टर पवन है, जो कि ये नॉर्वेस्टर कोई पवन है, ये उत्तरी पश्चिमी मानसून है, इसी को नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं, जो यह काफ़ी वर्षा कराती है। को नॉर्वेस्टर पवन बात करते हैं। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने में कौन सा वर्षा होती है? देखिए भारत में बात करते हैं, तमिलनाडु में कौन कौन से महीने में सर्वाधिक वर्षा देखी जाती है? वह नवंबर एवं दिसंबर में देखी जाती है। इन चीज़ों को डायरेक्टली याद कीजिएगा। बात करते हैं भारतीय मानसून की बात करते हैं। भारतीय मानसून की बात करते हैं तो भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं? तो भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन है? वो तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो तथा ला नीनो जैसी स्थिति के कारण यहाँ पर भारत में देखे जाते हैं जलवायु परिवर्तन एवं वर्षाएं देखी जाती है। बात करते हैं उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक प्राप्त वर्षा करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक प्राप्त वर्षा करने वाला वह हमारा कौन है? और तमिलनाडु राज्य है। तो बात करते हैं भारत के किन क्षेत्रों में औसत सर्वाधिक वर्षा होती है? वह 200 सेंटीमीटर होती है। कहाँ पर होती है? जम्मू कश्मीर व पश्चिमी राजस्थान, जो कि भारत में इतनी वर्षा होती है कितने? 200 सेंटीमीटर के आसपास, मिलीमीटर के आसपास, मानी बहुत कम ही वर्षा बोली होता है। ठीक है, अमृतसर एवं शिमला। देखिए अमृतसर एवं शिमला, अमृतसर पंजाब एवं शिमला कुल्लू मनाली उत्तराखंड है। अक्षांश पर स्थिति के किन उनकी कारण मतलब किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता होने के कारण वहाँ पर यहाँ की जलवायु देखे जाते हैं। आगे बात करते हैं भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस राज्य में सर्वाधिक होता है? भारत में मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक ताप होता है। तथा अगला बात करते हैं भारत में मानसून को विश्व प्रकोप, देखिए ये चीज़ें को अंडरलाइन करिएगा। राजस्थान के स्थलीय क्षेत्रों में बात करते हैं। अगला भारत में मानसून के प्रकोष्ठ के लिए किन उत्तरदायी माना जाता है? वह पूर्वी जेट को माना जाता है। ठीक है, अगला हम देख लिए। अगला हमारा भारत वर्षा का विवरण। देखिए भारत में वर्षा की बात करते हैं तो भारत में औसतन वर्षा जो कि 1100 सेंटीमीटर होती है एवं परंतु इस क्षेत्रों में भिन्नताएं पाई जाती है जो निम्नवत होती है।
अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जो कि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट एवं उप हिमालयी क्षेत्रों एवं मेघालय जैसी पहाड़ियों में देखी जाती है, जो कि ये इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। मध्य वर्षा कौन सा क्षेत्र है? तमिलनाडु, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा एवं उत्तरी प्रायद्वीपीय, झारखंड, बिहार इत्यादि है, जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। अगला जो हमारा न्यून वर्षा कहाँ पर होती है? 50 से 100 सेंटीमीटर, या दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी पंजाब एवं उत्तरी इत्यादि क्षेत्र है। तथा बात करते हैं अल्प, मतलब बहुत कम वर्षा कहाँ पर होती है? किन क्षेत्रों में? जो कि वृष्टि छाया, मतलब बहुत कम वर्षा होने वाले क्षेत्रों को वृष्टि छाया के नाम से जानते हैं, जो कि 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। वो कौन कौन से क्षेत्र है हमारा? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व महाराष्ट्र में बहुत ही कम अल्पायुक्त वर्षा देखी जाती है। जेट स्ट्रीम, हम बात करें जेट स्ट्रीम, क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों का धरातल 12 किलोमीटर के ऊपर पश्चिमी से ऊपर जैसी चलने वाली एक पवन है, जो जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इत्यादि चीज़ें हम देख ली हैं। अगला चैप्टर हम देखते हैं